क्या थाईलैंड भी अभी भारत का ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने जा रहा है? क्या पाकिस्तान ने JF-17 की असली कीमत दुनिया से छुपाए रखा है? और क्या दुनिया की सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर F-35 की क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड अभी भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटीसिप वेरिएंट को खरीदने की संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहा है। अगर ये डील आगे बढ़ता है तो फिलीपींस के बाद थाईलैंड ब्रह्मोस मिसाइल में इंटरेस्ट दिखाने वाला एक और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बन सकता है। इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को भी एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक माना जाता है। इसकी हाई स्पीड प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और सी, लैंड और एयर प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की क्षमता इसे दुनिया के सबसे एडवांस एंटीसिप वेपन में से एक बनाती है। इसी वजह से अभी इंडो पैसिफिक रीजन के कई देश इस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड का ब्रह्मोस में इंटरेस्ट चाइना के खिलाफ किसी डायरेक्ट मिलिट्री अलाइनमेंट का हिस्सा नहीं होने वाला है, बल्कि बैंकॉक कई सालों से एक बैलेंस्ड फॉरेन मिलिट्री पॉलिसी को फॉलो करता आ रहा है, जहां वो अमेरिका, चाइना और भारत जैसे कई और देशों के साथ भी डिफेंस कोऑपरेशन को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। थाईलैंड का मेन ऑब्जेक्टिव अपनी नेवल कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज करना और अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। अगर थाईलैंड ब्रह्मोस को एक्वायर करता है तो उसकी नेवल और एंटीसिप स्ट्राइक कैपेबिलिटी में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। साथ ही ये डील भारत और थाईलैंड के डिफेंस रिलेशन को और भी मजबूत बनाने वाला है, जिससे भारत के लिए एक और नया एक्सपोर्ट का रास्ता खुलने वाला है। अगला अपडेट भारत के रॉकेट, आर्टिलरी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन डिफेंस कंपनी ब्रह्मास्त्र एक्सप्लोसिव ने 128 mm स्टैंडर्ड की प्लैमिन रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम में अपनी दिलचस्पी दिखाने की बात सामने आई है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव इस एडवांस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर भारत में बनाने का होने वाला है, यानी कि इसको अभी भारत में बनाने का प्लान किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज की मॉडर्न बैटलफील्ड में आर्टिलरी की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए 128 mm प्लैमिन को एक लाइटवेट और हाईली मोबाइल एक रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम के रूप में डेवलप किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खास बात इसका शूट एंड स्काउट कैपेबिलिटी है, जिसमें लॉन्चर कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही मल्टीपल रॉकेट को लॉन्च करके तुरंत अपनी लोकेशन को चेंज कर सकता है, जिससे एनिमी के काउंटर बैटरी अटैक से आराम से बचा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लैमिन रॉकेट सिस्टम को पहले यूगोस्लाविया में डेवलप किया गया था और इसका इस्तेमाल ट्रूप कंसंट्रेशन, कमांड पोस्ट, लॉजिस्टिक हब्स और फील्ड फोर्टिफिकेशन और लाइटली आर्मर्ड व्हीकल जैसे टारगेट के खिलाफ किया जा सकता है। इसी तरह के सिस्टम को इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन को रैपिड फायर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मास्त्र एक्सप्लोसिव का फोकस सिर्फ लॉन्चर तक सीमित नहीं होने वाला है। कंपनी अभी एडवांस रॉकेट मोटर, वॉरहेड्स, प्रोपेलेंट और लॉन्चर टेक्नोलॉजी को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहा है, जिससे इंडिजिनस रॉकेट आर्टिलरी इकोसिस्टम को और भी मजबूत किया जा सकता है। हालांकि भारत के पास पहले से पिनाका जैसे लॉन्ग रेंज इंडिजिनस रॉकेट सिस्टम मौजूद है और इसी वजह से अगर फ्यूचर में इस 128 mm स्टैंडर्ड की प्लैमिन टेक्नोलॉजी भारत में आता है और इसको भारत में बनाया जाता है तो इसका रोल सिर्फ स्पेशलाइज्ड टैक्टिकल मिशन के लिए सीमित होने वाला है, ना ही आगे चल के भारत की पिनाका रॉकेट को रिप्लेस करने वाला है। कुल मिलाकर अभी तक कोई प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन एग्रीमेंट अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ब्रह्मास्त्र एक्सप्लोसिव का ये इनिशिएटिव ये जरूर दिखाता है कि भारत एडवांस आर्टिलरी टेक्नोलॉजी को इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंटीग्रेट करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट और इसकी एक्सपोर्ट कॉस्ट को लेकर है। पाकिस्तान कई सालों से JF-17 की कीमत लगभग $25 मिलियन के आसपास बताता आ रहा है। इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट को दुनिया की सबसे अफोर्डेबल मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। लेकिन अभी अजरबैजान के साथ हुए नए एक्सपोर्ट डील ने इस क्लेम पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान ने पाकिस्तान से 40 J-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट खरीदे थे और इसके लिए उन्होंने लगभग $2 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है। अगर इस डील का एवरेज निकाला जाए तो एक एयरक्राफ्ट का कॉस्ट यहाँ पे लगभग $50 मिलियन के आसपास पड़ने वाला है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि फ्लाईवे कॉस्ट और प्रोग्राम कॉस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें होने वाली है। इससे हम इस डील को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्लाईवे कॉस्ट सिर्फ एयरक्राफ्ट की बेसिक प्राइस होता है, जिसमें एयरफ्रेम, इंजन और स्टैंडर्ड एवियनिक्स वगैरह शामिल होते हैं और इसमें एयरक्राफ्ट का रडार वगैरह भी शामिल नहीं होता है। जबकि प्रोग्राम कॉस्ट के अंदर वेपन्स पैकेज, स्पेयर पार्ट, वेपन ट्रेनिंग, सिमुलेटर्स, मेंटेनेंस इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट और लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह शामिल होता है और इसी वजह से किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की फाइनल एक्विजिशन कॉस्ट इसकी इनिशियल फ्लाईवे कॉस्ट से लगभग दुगना बन जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक J-17 ब्लॉक 3 में AESA रडार, अपग्रेडेड कॉकपिट, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर सूट और नए एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन वगैरह दिए गए हैं। और अगर अजरबैजान ने एडिशनल टर्की सिस्टम को इसमें कस्टमाइज किया होगा तो इसका प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर $25 मिलियन का फिगर सिर्फ एयरक्राफ्ट की एस्टिमेटेड फ्लाईवे कॉस्ट यहाँ पे होने वाली, यानी कि J-17 ब्लॉक 3 का जो फ्लाईवे कॉस्ट है वो अभी $25 मिलियन के आसपास होने वाला। लेकिन अगर इसका एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट की बात करें जिसमें वेपन वगैरह शामिल होने वाली, यानी इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट की बात की जाए तो वो लगभग $50 मिलियन के आसपास होने वाली। अब ये पाकिस्तान की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जहां पर वो अपनी J-17 की फ्लाईवे कॉस्ट को इतना कम बताते हैं जिससे किसी भी बिडिंग प्रोसेस में उनको L1 बिडर बनना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन एक्चुअल एयरक्राफ्ट का जो कॉस्ट होता है वो दुगना बन जाता है। अगर भारत भी तेजस के साथ यही तरीका या यही पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है तो तब तेजस की एक्सपोर्ट की चांसेस भी काफ़ी बढ़ सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तेजस की यूनिट कॉस्ट अभी लगभग $41 मिलियन के आसपास बताया जाता है, जो कि इसका ऑपरेशनल कॉस्ट होने वाला है, जो कि J-17 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को J-17 की ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाए तो हम थोड़ा कम रहने वाले हैं। अब अगर यहाँ पे तेजस की यूनिट कॉस्ट और इसकी फ्लाईवे कॉस्ट दोनों के बीच एक क्लियर लाइन को ड्रॉ किया जाता है तो तेजस की फ्यूचर एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बन सकती है। अगला अपडेट अमेरिका के F-35B लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ से है, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते कैलिफोर्निया की मरीन कोर एयर स्टेशन मिरामार के पास एक F-35B फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। हालांकि इस इंसिडेंट में पायलट ने सही समय पर रिजेक्ट कर लिया था और उसकी जान बच गई थी। लेकिन इस क्रैश ने दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम की रिलायबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा डिबेट को शुरू कर दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि F-35 दुनिया का सबसे एडवांस 5th जनरेशन मल्टीपल फाइटर में से एक माना जाता है और अभी तक इसके लगभग 600 से अधिक एयरक्राफ्ट सर्विस में शामिल किए जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ग्लोबली 15 F-35 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, जिसमें से 12 एयरक्राफ्ट सिर्फ यूनाइटेड स्टेट की तरफ से हैं। इसी वजह से इस प्रोग्राम की ऑपरेशनल सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि इसके जितने भी क्रैशेस हुए हैं वो सारे के सारे नॉन कॉम्बैट ड्यूटी में पाए गए हैं। हालांकि सिर्फ क्रैश की संख्या देखकर ही किसी एयरक्राफ्ट को जज करना सही नहीं होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक F-35 का इंसिडेंट रेट लगभग 1.6 क्रैशेस पर 1 लाख फ्लाइंग आवर पाया गया है, जबकि F-16 जैसे एयरक्राफ्ट ने अपने इनिशियल ऑपरेशनल ईयर्स में लगभग 3.55 क्रैशेस पर 1 लाख फ्लाइंग आवर के आसपास का इंसिडेंट रेट को रिकॉर्ड किया था। यानी अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखा जाए तो F-35 की सेफ्टी रिकॉर्ड या सेफ्टी परफॉर्मेंस पुराने 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले थोड़ा बेहतर पाया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट F-35B वेरिएंट था, जिसमें शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटी दी गई थी। इस वेरिएंट में थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन और लिफ्ट फैन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसका डिजाइन और ऑपरेशन नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इस वजह से थोड़ा से बेर इसकी क्रैशेस की चांसेस को बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर अभी इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एग्जैक्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर क्लियर हो चुका है कि जितना एडवांस कोई फाइटर एयरक्राफ्ट होता है उसकी टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल चैलेंजेस उतने ही कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, जिस वजह से इसकी क्रैश रेट को प्रीवियस जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाला नहीं जा सकता। इसके बारे में आप सभी का क्या ख्याल है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।